एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एटलस। आज स्वामी विवेकानंद का लेक्चर 2 होगा। इसका लेक्चर 1 मैं अपलोड कर चुकी हूँ। वीडियोस नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जाकर देख सकते हो। स्वामी विवेकानंद जो चैप्टर है ये आपको बीए के फर्स्ट ईयर में पढ़ना है और किसी किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में इसे सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में भी पढ़ना होता है। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हो और कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो मे भी आपको ये मेरा वीडियो हेल्प कर सकता है। आज हम लोग लेक्चर 2 में देखेंगे स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचार क्या हैं, यानी पॉलिटिकल थॉट ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो बिना देरी किए मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करती हूँ। ओके, स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचार। लेक्चर 1 में बता चुकी हूँ कि स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय क्या है और उनके दार्शनिक और धार्मिक विचार। ठीक है, वीडियोस नहीं देखे हो तो आप जाकर देखो, तभी आप आगे भी समझ सकते हो। तो अगर हम राजनीति की बात करेंगे तो राजनीति में स्वामी विवेकानंद का कोई ज़्यादा विश्वास नहीं था और ना ही उन्होंने कोई पॉलिटिकल जो भी कार्यकलाप होते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी पार्टिसिपेट किया था। और वे स्वयं कहा करते थे कि मैं ना राजनीतिज्ञ हूँ और ना राजनीतिक आंदोलनकारी, मैं केवल आत्मत्व की चिंता करता हूँ। जब यह ठीक होगा तो सब काम अपने आप ठीक हो जाएंगे। यानी देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद अपने आप को एक राजनीतिक विचारक नहीं मानते हैं। मैं तो केवल आत्मत्व की चिंता करता हूँ, मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि जो जैसा हो रहा है वो अपने आप ठीक हो जाएंगे और अपने विचार दे देते हैं। ठीक है, वो अपने आप को कोई पॉलिटिकल एज अ लीडर या पॉलिटिकल बोलते हैं कि ना आंदोलनकारी या नेता के रूप में अपने आप को नहीं मानते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। तो अगर हम देखें कि भारत के इतिहास के संदर्भ में कि भारत की जो सामाजिक या फिर राजनीतिक चिंतन का जो विकास हुआ है तो उसको व्यवस्थित करने के संबंध में स्वामी विवेकानंद के विचारों को देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इनके विचारों से हमें कहीं ना कहीं भारत की जो सामाजिक और जो राजनीतिक विकास है उसके जो चिंतन है उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसलिए हम स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचारों को इस प्रकार देख सकते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत। विवेकानंद के अनुसार भारत का जो तत्व है वह धर्म है, इसलिए उन्होंने राष्ट्रवाद के धार्मिक सिद्धांत की नींव का निर्माण करने का कार्य किया। कहने का मतलब है कि विवेकानंद का जो विचार था ना, उनका कहना था कि जिस प्रकार संगीत में एक प्रमुख स्वर होता है वैसे ही हर राष्ट्र के जीवन में कहीं ना कहीं एक कोई प्रधान तत्व हो रहता है। ठीक है, और अन्य सभी जो तत्व होते हैं उसी प्रधान तत्व में समाहित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार विवेकानंद का कहना था कि भारत का जो तत्व है वह और कोई नहीं, धर्म है, रिलीजन है। ठीक है, इसलिए उन्होंने राष्ट्रवाद के जो चिंतन दिए हैं उसमें धार्मिक सिद्धांत की बात रखी है और वे समझते थे कि आगे चलकर धर्म ही भारत के राष्ट्रीय जीवन का एक मेरुदंड बनेगा। और वे यह भी कहा करते थे कि धर्म ने भारत में एकता और स्थिरता को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं एक सृजनात्मक शक्ति का काम किया है और धर्म ही निरंतर भारतीय जीवन का आधार रहा है। इसलिए सभी जो सुधार है वे धर्म के माध्यम से किए जाने चाहिए। विवेकानंद जी यहाँ पे धर्म को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रकार बोल सकते हैं कि राष्ट्रवाद का जो आध्यात्मिक और धार्मिक सिद्धांत है राजनीतिक चिंतन को विवेकानंद की महत्वपूर्ण देन रही है। ठीक है, विवेकानंद ने राष्ट्रवाद को एक नए स्वरूप में प्रस्तुत किया है। उसे अपनी ही धरती पर अपने ही पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा दी, अंधे यूरोपीयकरण से बचने की सीख दी है और धर्म में विश्वास और कर्म में लगन का मंत्र फूका है। कहने का मतलब है जो विवेकानंद का विचार था वो राष्ट्रवाद से जुड़ा है। वे भारतीय राष्ट्रवाद के संदेशवाहक थे और उनका कहना था कि भारत का जो विचार है या भारत का जो मूल तत्व है वह सिर्फ धर्म पर टिका हुआ है। इसलिए उन्होंने धर्म पर ज़्यादा जोर दिया है और राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक और धार्मिक सिद्धांत के बारे में अपने विचार रखे हैं, जो राजनीतिक विचार के या उनके राजनीतिक चिंतन की महत्वपूर्ण देन बन जाती है। सेकेंड इनका राजनीतिक विचार है स्वतंत्रता संबंधी धारणा। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में विवेकानंद की अन्य महत्वपूर्ण देन उनकी स्वतंत्रता की धारणा है और उनका जो स्वतंत्रता संबंधी विचार है वो काफी ज्यादा व्यापक था। उन्होंने स्वतंत्रता को मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार माना है। ठीक है, तो उनके अनुसार प्राकृतिक अधिकार क्या होता है इस चीज को भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। ओके, उनका कहना था कि प्राकृतिक अधिकार का अर्थ यह है कि हमें अपने शरीर, बुद्धि, ज्ञान का प्रयोग अपनी इच्छा के अनुसार करने दिया जाए और हम दूसरों को हानि पहुंचाए बिना समाज के सभी सदस्यों को धन, शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने का समान अधिकार दे सके।
कहने का मतलब है कि इनके अनुसार प्राकृतिक अधिकार ऐसा अधिकार है जिसमें समानता का अधिकार रहे और सभी व्यक्ति स्वतंत्र रहे, कोई भी व्यक्ति दूसरों को हानि ना पहुंचाए और स्वतंत्रता पूर्वक उन्हें धन प्राप्त करने, शिक्षा प्राप्त करने और ज्ञान प्राप्त करने का समान अधिकार हो। इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता को मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार माना है और यह इच्छा व्यक्त करी कि समाज के सभी सदस्यों को यह अवसर समान रूप से प्राप्त होना चाहिए कि वे व्यक्ति हर क्षेत्र में स्वतंत्र रहे। ओके, और उनके अनुसार स्वतंत्रता उपनिषदों का मुख्य सिद्धांत भी था। ठीक है, जो उपनिषद होते हैं उसका मुख्य सिद्धांत स्वतंत्रता था, इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है, जो कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक विचारों की एक अहम हिस्सा बन जाती है। नेक्स्ट है शक्ति और निर्भयता का संदेश। विवेकानंद ने भारतीयों को शक्ति और निर्भयता का संदेश दिया है और इनके हृदय में यह भावना भरने की कोशिश करी कि बिना शक्ति के हम अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकते और ना ही अपने अधिकार की रक्षा करने में हम समर्थ हो सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें शक्ति की भावना रखनी है और हमें निडर से, बिना किसी डर से हमें अपने कार्य को करते जाना है, अपने अधिकारों की रक्षा करनी है। ठीक है, और उन्होंने कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इस बात का भी संदेश दिया कि भारतवासी शक्ति, निर्भीकता और आत्मबल के आधार पर ही विदेशी सत्ता से लोहा ले सकते हैं और अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता को प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने भारतीयों को निर्भीक होने का संदेश दिया और कहा कि सभी भारतीयों में कहीं ना कहीं एक शक्ति है जो छिपी हुई शक्ति है, उस शक्ति को उभारने की उन्होंने कोशिश की है और कहा कि इसी शक्ति के माध्यम से, इसी आत्मबल के माध्यम से, निर्भीकता के माध्यम से जो विदेशी शासन हमारे पे शासन कर रहे हैं उससे हम लोहा ले सकते हैं और कहीं ना कहीं हम स्वतंत्रता को हासिल कर सकते हैं। उनके शब्दों में शक्ति ही धर्म है और उनका यह कहना था कि हम धर्म को ही शक्ति प्रदान करने वाले तत्व को समझ सकते हैं। जो शक्ति है वही धर्म है। जैसे कि एक राष्ट्र का प्रमुख तत्व क्या होता है? धर्म होता है, और धर्म को अगर हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें शक्तिशाली बनना होगा। उन्होंने एक जगह यह भी घोषणा करी कि मेरे धर्म का सार शक्ति है और जो धर्म हृदय में शक्ति का संचार नहीं करेगा वह मेरी दृष्टि में धर्म नहीं है। शक्ति धर्म से बड़ी वस्तु है और शक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने शक्ति पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है और इस बात को भी कहा है कि शक्ति ही धर्म है। देखा जाए तो विवेकानंद ने निर्भयता के सिद्धांत को दार्शनिक वेदांत के आधार पर भी उचित ठहराया है और बार बार इस बात को दोहराया है कि आत्मा ही परम सत्य है, इसलिए वह सभी प्रकार के सांसारिक प्रलोभनों से परे है। इसलिए वे भारतीय जनता को आत्मा के अपार बल और शक्ति की शिक्षा देना चाहते थे और यह कहा करते थे कि आत्मा का लक्षण सिंह के समान है, अतः मनुष्य में भी सिंह सी भावना का विकास होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वे भारतीयों को कहा करते थे कि शक्तिशाली बनो और निर्भीक बनो। ठीक है, नेक्स्ट इनके राजनीतिक विचार हैं व्यक्ति की गरिमा। विवेकानंद के अनुसार राष्ट्र जो है व्यक्तियों से बनता है, अतः सब व्यक्तियों को अपने में पुरुषत्व, मानव गरिमा और सम्मान की भावना आदि श्रेष्ठ गुणों का विकास करना चाहिए। उनका कहना था कि जो राष्ट्र है एक तरह से समुदाय है और व्यक्ति मिलकर ही समुदाय का निर्माण करते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि राष्ट्र जो है व्यक्तियों से बनता है और हमें व्यक्तियों में श्रेष्ठ गुणों का विकास करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर बल। तो विवेकानंद ने अधिकार की अपेक्षा कर्तव्यों को महत्वपूर्ण माना, यानी उनका कहना था कि ड्यूटी सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें कर्तव्य को ज़्यादा महत्व देना चाहिए और वे चाहते थे कि सभी व्यक्ति और जितने भी समूह हैं अपने कर्तव्य और दायित्व के पालन में ईमानदार रहे। ठीक है, अधिकार तो हमें दिया गया लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करना है और अपने कर्तव्य को पूरा करने में हमें एक ईमानदार व्यक्ति बनना है। ठीक है, तो विवेकानंद अगर की बात करें तो वे स्वयं ही एक सन्यासी थे, भिक्षु थे, लेकिन उन्होंने निष्काम भाव से अपने कर्तव्य करने वाले जो गृहस्थ जीवन है उसको सर्वोच्च स्थान भी दिया था। कर्तव्य का पालन करना है इसके लिए भी उन्होंने आग्रह की है। नेक्स्ट है समाजवाद। तो विवेकानंद की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक जगह पे घोषणा की थी कि मैं इसलिए समाजवादी नहीं हूँ कि वह पूर्ण व्यवस्था है, बल्कि इसलिए कि आधी रोटी ना कुछ से अच्छी है।
कहने का मतलब है विवेकानंद अपने आप को समाजवादी नहीं मानते हैं, क्योंकि वे बोलते हैं कि ये तो पूर्ण व्यवस्था है और अगर हमें आधी रोटी मिल रही है तो उससे बेटर है कि हमें कुछ भी ना मिले, इसलिए वे अपने आप को समाजवादी नहीं मानते हैं। लेकिन उनकी रचनाओं में अगर हम देखें तो सामाजिक समानता का समर्थन बिल्कुल देखने को मिलता है, और वे जो प्रबल पुरातनवाद है, जो सामाजिक ऊंच नीच की भावना है, अंधविश्वास है, इसके वे कड़े विरोधी थे। ठीक है, लेकिन समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में उन्होंने कभी भी जो हिंसात्मक जो सामाजिक क्रांति है उसका सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कभी हिंसा की बात नहीं कही। जैसे कि हम मार्क्स को देख लेते हैं तो मार्क्स का जो विचार है हिंसात्मक क्रांति पर ही टिका हुआ है। ठीक है, जबकि विवेकानंद के चिंतन का मूल आधार अगर हम देखें तो पूरी तरह से आध्यात्मिकता है। ओके, उन्होंने उनके चरित्र की शुद्धता और भ्रातृत्व पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है, और उन्होंने कभी भी हिंसात्मक क्रांति की बात नहीं की है। उनका जो चिंतन है पूरी तरह से न्याय, प्रेम, करुणा, इन सभी चीज़ों के संदेश का ही पुनः प्रतिपादन करता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि विवेकानंद कहीं ना कहीं समाजवादी थे, परंतु वे अपने आप को समाजवादी नहीं मानते हैं। ठीक है, तो यह भी इनके राजनीतिक विचारों के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है आदर्श राज्य की धारणा। तो विवेकानंद का कहना था कि जो मानवीय समाज है वो 4 वर्णों पर टिका है। ओके, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र यानी कि मजदूर। तो उनका कहना है कि जो मानवीय समाज है इस पर 4 जो वर्ण हैं बारी बारी से राज्य करते हैं। पहले ब्राह्मण राज्य करेगा, फिर क्षत्रिय राज्य करेगा, फिर वैश्य राज्य करेगा, फिर जाके लास्ट में शूद्र राज्य करेगा, और सबसे लास्ट में राज्य करने का जो अधिकार आता है वह मजदूरों का आता है, शूद्रों का आता है। ठीक है, तो इस तरह से उनका कहना है जो ब्राह्मण होते हैं उनमें कला विज्ञान की भावना होती है, जो क्षत्रिय होते हैं वे क्रूर अन्यायी होते हैं, सभ्यता का विकास करते हैं, और जो वैश्य होते हैं जब वैसे राज्य आएगा तो उनमें कुचलने, खून चूसने की प्रवृत्ति रहेगी, और अंत में जब मजदूर राज्य आएगा तो इसका लाभ ये होगा कि भौतिक सुख जो है उसका समान वितरण हो सकेगा, सभी को समान मात्रा में भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु मजदूरों का राज्य जब आएगा इससे हानि यह होगी कि इससे कहीं ना कहीं सभ्यता का जो स्तर है वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये निम्न स्तर है तो सभ्यता का स्तर नीचे गिरेगा, परंतु लाभ जो है सभी को समान मात्रा में मिलेगा। विवेकानंद कहते हैं कि मजदूरों का शासन आएगा, मजदूरों का राज्य आएगा और ये अंतिम राज्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो विवेकानंद ये कहते हैं कि अगर ऐसा राज्य स्थापित करना संभव हो जिसमें कि ब्राह्मण काल का ज्ञान हो, क्षत्रिय काल की सभ्यता हो, वैश्य काल का प्रचार भाव हो और शूद्र काल की समानता रखी जाए तो अंततः एक आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है। इस तरह से विवेकानंद का जो आदर्श राज्य की धारणा है यह भी इसके राजनीतिक विचार के अंतर्गत है। और लास्ट है अंतर्राष्ट्रीयवाद और विश्व बंधुत्व। विवेकानंद की अगर हम लोग बात करें तो वे उग्र राष्ट्रवाद नहीं हैं, बल्कि वे अंतर्राष्ट्रीयवादी थे। मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि वे शिकागो धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे और उन्होंने वहाँ पर भाषण भी दिया था। ठीक है, तो उनके जो अंतर्राष्ट्रीयवाद है और विश्व बंधुत्व है इसके बारे में शिकागो धर्म सम्मेलन में कहा गया था कि जहाँ अन्य सब प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के ईश्वर की चर्चा करते रहे, वहाँ केवल विवेकानंद ने ही सबके ईश्वर की बात की थी। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो उनके विचार है कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीयवाद के तरफ इशारा करते हैं और वे विश्व बंधुत्व की भी बात करते हैं। उन्होंने एक ईश्वर में विश्वास नहीं किया, उन्होंने सभी धर्मों को समान माना, सभी धर्मों के ईश्वर की उन्होंने बात की और केवल अपने धर्म को उन्होंने सर्वोच्च स्थान नहीं माना, सभी धर्मों को सर्वोच्च स्थान दिया है और सभी ईश्वर को एक माना है, सभी धर्मों की महानता को उन्होंने स्वीकारा है। तो इस तरह से देखें तो वे हिंदू धर्म और भारत से असीम प्यार करते थे, परंतु उन्हें किसी भी राष्ट्र से या किसी भी धर्म से घृणा बिल्कुल भी नहीं थी। वे हिंदू धर्म और भारत से इतना ज़्यादा उनसे लगाव था या प्यार करते थे कि उन्होंने निस्संदेह यह भी बोल दिया कि मुझे भारत से प्यार है, पर प्रत्येक दिन मेरी दृष्टि अधिक निर्मल होती जाती है। वे यह कहा करते थे कि हमारे लिए भारत या इंग्लैंड या अमेरिका क्या है, हम तो ईश्वर के सेवक हैं जिसे ब्रह्म कहते हैं। ठीक है, और जड़ में पानी देने वाला
क्या सारे वृक्ष को नहीं सींचता है? तो इनके विचारों का सारांश यही है कि सभी धर्म एक हैं, सभी ईश्वर एक है, बस उनकी उपासना करने का जो तरीका है वह अलग अलग होता है। इसलिए हमें सभी धर्मों के बीच में भेदभाव नहीं करनी चाहिए, सभी धर्मों को समान महत्व की दृष्टि से देखना चाहिए और कहीं ना कहीं वे सभी राष्ट्रों को भी एक समझते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि भारत, इंग्लैंड, अमेरिका क्या सभी तो राष्ट्र एक ही हैं, इसलिए वे किसी भी राष्ट्र से घृणा नहीं करते थे। और अंतर्राष्ट्रीयवाद की उन्होंने बात की और विश्व बंधुत्व यानी कि जो कुटुंब है उसको उन्होंने स्वीकारा है और उसकी बात को रखा है। तो इस तरह से जो स्वामी विवेकानंद के जो राजनीतिक विचार है यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। आपके एकेडमिक लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं कि स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचार क्या है, टिप्पणी करो या वर्णन करो। ठीक है, तो इस तरह से आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो। देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद अपने आप को राजनीतिक जो आंदोलनकारी है नहीं मानते हैं, राजनीतिक नेता नहीं स्वीकारते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने भारत के सामाजिक या राजनीतिक चिंतन में अपने विचार दिए हैं, तो इस तरह से उनकी राजनीतिक विचार देखे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम अपने लेक्चर के एंड पे आ जाते हैं। अगर आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वह बीए के फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो या फिर थर्ड ईयर के हो, मैं लेकर आती हूँ और बहुत ही ईजी वे में कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। तो आज स्वामी विवेकानंद का लेक्चर 2 खत्म हो जाता है। अब इसका लेक्चर 3 मैं लेकर आऊँगी, जिसमें स्वामी विवेकानंद के अन्य विचार जैसे कि सामाजिक विचार, शिक्षा संबंधी विचारों को लेकर आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच।